हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th की जो इतिहास की बुक है हमारे अतीत भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 2। तो हमारे अतीत भाग 2 चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 2 इस बुक का जो है वो आपको पता है कि उसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य, ये वाला चैप्टर आज हम इस वाली क्लास में कवर करेंगे। पहला चैप्टर मैं पिछली क्लास में आपको पूरा करा ही चुका हूं, जो कि था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसमें हमने 700 से लेकर 1750 वर्ष। एक्चुअली ये वाली जो बुक है आपकी, जो क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक है, इसमें हम 1000 वर्षों का अध्ययन करने वाले हैं कि 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या साम्राज्यों में बदलाव हुए हैं, क्या क्या इमारतें बनी हैं, कौन कौन से नए राजा आए हैं, क्या क्या धार्मिक क्षेत्रों धार्मिक बदलाव हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से शासक आए, किस तरह से नगरों का जीवन बदला है, ये सब हम इस वाली बुक में कवर करेंगे। तो हमने जो पहला चैप्टर था वो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया था। अभी जो अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है नए राजा और उनके राज्य, वो हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है अपना चैप्टर नंबर 2, इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। हमने क्लास 6 की ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और अभी हम क्लास 7th की अपलोड करने वाले हैं। क्लास 7th की मैं भूगोल आपको कराई चुका हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो देख चुके हैं। और अभी हम इतिहास जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब हम साथ के साथ 2, 3, 4 ऐसे करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन हम मूव करेंगे क्लास 8th की तरफ। तो बच्चों, अपना चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे क्या है कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, नए राजा और उनके राज्य। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या क्या बदलाव हुए थे 700 से 1750 के बीच में। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नए राजा आए हैं और क्या कहां कहां पे उनका राज्य फैला हुआ था। तो देखो बच्चों, 7वीं शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। बहुत सारे राजवंश बने हैं 7वीं शताब्दी के बाद में। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। इस वाले मानचित्र में जो है प्रमुख राजवंशों को बताया गया है 7वीं शताब्दी के बाद जो राज्य किया है जिन राजवंशों ने, ठीक है। और 7वीं से 12वीं यानी कहां कहां तक, 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, इनको बताया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, जनरली जो बात की गई है वो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, जिनको क्या बोला गया, चौहान। तो इनका भी ये देख लेते हैं कि किसका क्षेत्र कहां पे था। जैसे पाल की बात करें तो 7वीं से लेकर 12वीं तक के बीच में पालों का शासन यहां पे था। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जो आज का बांग्लादेश है, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, कुछ असम का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये अपना सिक्किम और ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पे किसका शासन था बच्चों, पालों का, ठीक है। ये कब की बात चल रही है, जब 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी की। यहाँ पे चालुक्य हैं, यहाँ पे कौन है बच्चों, चालुक्य। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हैं अपने चालुक्य, यहाँ चालुक्यों का शासन है। यहाँ पे किनका शासन है, इस वाले क्षेत्र में ये नर्मदा नदी है, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदी, यहाँ तक ये जो है यहाँ पे फैले हुए हैं आपके राष्ट्रकूट। कौन है बच्चों, राष्ट्रकूट, इस वाले क्षेत्र में, जो कि आज का महाराष्ट्र वाला क्षेत्र बोल सकते हो, गोवा और ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें कौन है बच्चों, आपका राष्ट्रकूट। यहाँ पे कौन है, राष्ट्रकूट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है गुर्जर प्रतिहार, ये जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में स्पेशली 2 राजा हैं। यहाँ पे चाहमान भी है, ये आपका क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली वाला और अजमेर वाला। यहाँ पे चौहान है, दिल्ली और अजमेर के बीच में किसका शासन है, चाहमान, जिनको क्या बोला गया, चौहान। ये है यहाँ पे गुर्जर और प्रतिहार, ठीक है, जो एमपी वाला क्षेत्र बोल सकते हो, गुजरात वाला क्षेत्र। और यहाँ पे यही है परमार, यहाँ पे क्या है, परमार। तो ये आपको पता चला कि किन किन का शासन 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में रहा है। पाल का क्षेत्र इधर हो गया, चालुक्य यहाँ पे हो गए, ठीक है, तमिलनाडु और ये वाले क्षेत्र के ऊपर, जस्ट तमिलनाडु के ऊपर, आंध्रा वाले क्षेत्र में बोल सकते हो, कलिंगा के नीचे जो उड़ीसा है, कलिंगा कहाँ था, उड़ीसा में, तो उड़ीसा के जस्ट नीचे यहाँ पे है आपके चोल। यहाँ पे किनका शासन है, चोल, ठीक है। और एक चेर और पांड्यन, ये हमने क्लास 6 में पढ़ाई था, जो कावेरी नदी के पास था, ठीक है। चोलों का शासन कहाँ पे, यहाँ पे, ये चोलों का शासन है। तो ये क्या है कि आपको इस मैप में पता चल जाएगा, एक थोड़ा सा दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि राष्ट्रकूट किधर है। तो राष्ट्रकूट कहाँ है बच्चों, ये मैंने इधर बताया, राष्ट्रकूट आपके दिमाग में बैठा। चालुक्य कहाँ पर है, इस साइड में चालुक्य है। यहाँ पे पाल है जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। यहाँ पे चाहमान हो गए दिल्ली और अजमेर वाला क्षेत्र, और गुर्जर प्रतिहार ये हो गया आपके एमपी वाले क्षेत्र में, ठीक है। और चोल हो गए नीचे यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो तेलंगाना वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया। अब देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, नए राजवंशों का उदय।
नए नए राजवंश बन रहे हैं। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी, जो 17.5 तक का हम काल पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम 7 से लेके 12वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं, 7 से लेके 12वीं तक की। तो उसमें क्या हुआ कि नए नए राजवंशों का उदय हो रहा है, उदय मतलब बन रहे हैं। तो 7वीं सदी आते आते जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो जैसे हुआ क्या कि 7वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि बड़े बड़े भूस्वामी, मतलब बड़ी बड़ी जमीनों पे जो कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, और कुछ योद्धा लड़ने वाले जो लोग थे वो क्या अस्तित्व में आ चुके हैं, मतलब अब वो वहां पे पैदा हो गए, एक तरह से बनने लग गए हैं। अब राजा लोग जो थे प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ये मातहत वर्ड अपना याद रखना, ठीक है, क्या शब्द है इसका नाम, मातहत। तो ये जो राजा लोग थे इनको क्या बोलते थे, अपना मातहत बोलते थे, ठीक है, या फिर इनको अपना सामंत बोलते थे, और इसके रूप में उनको क्या देते थे, मान्यता देते थे। देखो ये क्या था, लड़ने वाले थे, एक तो लड़ाकू लोग थे, दूसरा इनके पास अपनी सेनाएं थी, छोटी छोटी सेनाएं होती थी इनके पास, दूसरा ये बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए थे, भूस्वामी थे। तो इनसे क्या मिलता था, राजाओं को कर मिलता था। और राजा क्या करते थे, इनकी सेनाओं को कभी कभी अपने लिए यूज करते थे लड़ाई में, ठीक है, ये लड़ाई में राजा का सहयोग करते थे, तो राजा इनको कुछ पैसे भी देते थे और राजा इनको क्या मान्यता भी देते थे सामंत के रूप में। और राजा इनसे कहते थे कि जिस जमीन पे आप कब्जा करके रखे हो उस जमीन से आप कर वसूलिए, कुछ कर अपने लिए रखिए और कुछ कर हमें दे दीजिए। तो इस तरह से राजा अपना प्रशासन चलाते थे। अब हुआ ये था कि राजा उनसे उम्मीद करते थे कि राजा या भी अपने स्वामी के लिए क्या लेके आए, उपहार लेके आए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो राजा यही उम्मीद करता था कि वे राजा के पास जब जाएंगे तब राजा के लिए उपहार लेके जाएंगे, जब राजा को पैसे की जरूरत होगी राजा को वो पैसा देंगे, दरबार में राजा की हाजिरी कर लगाएंगे, जी हजूरी करेंगे, और राजा को जब जरूरत पड़ेगी तब राजा को क्या करेंगे, वो सैन्य सहायता देंगे, ठीक है, जब राजा पे कोई अटैक करेगा तब राजा की वो सहायता करेंगे। तो ये राजा उनसे चाहता था। अब होता क्या है कि जो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत जो थे वो अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे, और कभी कभी भी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब होता क्या है, देखो आपका राजा है, राजा के अंडर में ये सामंत है, सामंतों ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, उनके पास खुद की सेना है। तो कभी कभी कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते थे, इतनी ज्यादा जमीन के मालिक हो जाते थे, इतनी ज्यादा इनके पास सेना हो जाती थी कि ये खुद राजा से ही बोल देते थे कि नहीं हम नहीं कर रहे तुम्हारी सहायता, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम खुद ही राजा हैं। तो ऐसे करके ये क्या करते थे, अपने आप को खुद को ही महासामंत ये सब घोषित कर देते थे, और कभी कभी ये राजा की सहायता करने से मना कर देते थे और खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते और खुद राजा बन बैठ जाते थे। इसी तरह तो क्या हुआ कि नए नए राज्य, इनको राजवंशों का क्या हुआ बच्चों, उदय हुआ, नए नए राजवंश ऐसे ही बने। ठीक, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में जो आप राष्ट्रकूटों की बात करते हो ना, यहाँ पे आप इमेज में देखो, ये वाले जो दक्कन में जो राष्ट्रकूट है, दक्कन मतलब दक्षिण में, ठीक है, तो दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वो इसी तरह बने। दक्कन शुरुआत में क्या थे, सामंत हुए करते थे, बाद में वो क्या बन गए, अपने आप को स्वतंत्र मान लिया और वो बन गए एक तरह से नया राजवंश, क्या बन गया, राष्ट्रकूट। शुरुआत में क्या था, वे कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हैं उनके अधीनस्थ थे। तो शुरुआत में क्या था, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा हैं उनके अधीनस्थ थे। चालुक्य कहां पर है आपको, ये रहे, ठीक है। तो शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजा जो थे उनके क्या थे, अधीन थे शुरुआत में। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान हुआ दंती दुर्ग, उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो जो चालुक्य स्वामी था उसको राष्ट्रकूट जो एक प्रधान था दंती दुर्ग, उसने हरा दिया और बोल दिया कि हम नहीं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं और हम खुद राजा हैं। उसने क्या कौन सा वो कराया उसने अनुष्ठान, हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे जो याजक है वो जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकेगा। होता क्या है, देखो उस टाइम पे ये मान्यता था कि जो राजा होते थे वो कौन से होते थे, क्षत्रिय होते थे, क्योंकि आपको पता ही है ना उस समय पे कौन सी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से 4 वर्ण थे, मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों में जो ब्राह्मणों का काम था वो किसका काम था, वेदों का पाठन करने का, यज्ञ अनुष्ठान करने का, राजाओं के बारे में प्रशस्ति लिखने का, ये सब काम कौन करते थे, ब्राह्मण। और उसके बदले में उनको राजाओं का संरक्षक प्राप्त था। राजा उनको क्या करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें गिफ्ट में देते थे, उनको पैसा देते थे, दान देते थे, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम था राज्य करने का और युद्ध लड़ने का, वो योद्धा होते थे। अब ये जो वर्ण है
आपको पता है कि उस समय वैश्यों का काम क्या था, व्यापार करने का, शूद्रों का काम था सेवा करने का, दास का काम था। अब ये जो वर्ण थे ये हमेशा किससे डिसाइड होते थे, जन्म से, शुरुआत में जन्म से डिसाइड होने लग गए। अब कोई अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय तो नहीं बन सकता, वो राज्य तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ये राष्ट्रकूट थे, जो आपका दंती दुर्ग था, ये क्षत्रिय नहीं था जन्म से। इन्होंने क्या किया, ये हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों की मदद से, और इससे क्या हुआ कि वो क्षत्रिय ना होते हुए भी जन्म से वो किसके रूप में बन गए, खुद को क्षत्रिय बना दिया कि हमने यज्ञ करा लिया, अब हम क्षत्रिय बन गए। इस तरह की उस टाइम पर उन्होंने अपनी आपको मान्यता दी, किसकी, राजा की, क्षत्रिय बना लिया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी जो परिवार हैं उनके पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक स्थापित किए राज्य। और कुछ लोगों ने क्या किया, जो उद्यमी परिवार थे, जो मेहनती लोग थे, उनके जो पुरुष थे, उन्होंने अपने आप को राजशाही में स्थापित करने के लिए क्या किया, सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मतलब सेना का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर यहां बताया गया जो कदम मयूर शर्मण है और जो गुर्जर प्रतिहार है वो क्या थे, ब्राह्मण थे। जैसे गुर्जर प्रतिहारों का कहां, राजस्थान में इधर शासन रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे राजस्थान वाले का। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे ये ब्राह्मण थे, ठीक है। और ये जो आपके मयूर शर्मण है जिन्होंने कर्नाटक में हुआ, इन्होंने क्या किया, अपना पेशा छोड़ा और शस्त्रों को उठा लिया। जो शस्त्र उठाया वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गए, और अपने आप को क्या किया, राजा के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से नए नए राजवंशों का उदय हुआ और किस तरह उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बनाया। अब बात करते हैं राज्यों में प्रशासन, ठीक है। इससे पहले इस साइड में जो लिखे हुए हैं वो चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये एलोरा की गुफा 15 का एक भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, ठीक है। नरसिंह जो अवतार हुआ था आप जानते होंगे, उसकी ये कृति है जो कि एलोरा की गुफा में मिली है, ठीक है। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? देखो महत्वपूर्ण होगा ही, तभी तो लोग अपने आप को क्षत्रिय बना रहे हैं, ये चाहे यज्ञ से बना रहे हैं या शस्त्र उठा के बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, तभी वो राजा के लिए एक तरह से अपने आप को अनुकूल मान रहे हैं। अब राज्यों में प्रशासन, अब बात करते हैं कि प्रशासन कैसे चलता था। इन नए राजाओं में से कईयों ने क्या किया, महाराजा अधिराज, ये कौन सी उपाधि है, राजाओं के राजा, महाराजा, राजा, महाराजा, महाराज अधिराज, ये हो गया राजाओं का भी राजा। त्रिभुवन चक्रवर्तन यानी 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की जो अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के जो दावे हैं उनके बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। देखो कहने को तो वो अपने आप को कुछ भी कह सकते हो, वो कह देते हम महाराजा अधिराज हैं, हम त्रिभुवन चक्रवर्तन है, कहने को आप कुछ भी कह लो, भारी भरकम उपाधि धारण कर लो, लेकिन उपाधियों से कभी आप राज्य नहीं चला सकते। राज्य को चलाने के लिए आपको सेना की जरूरत है, जो कौन देगा, सामंत देंगे। राज्य को चलाने के लिए आपको लगान चाहिए, कर चाहिए, जो कौन देंगे, किसान देंगे जमीन से, व्यापारी देंगे आपको लगान, ब्राह्मण आपका यज्ञ करेंगे, आपकी प्रशस्ति का गान करेंगे। तो इन सब की साझेदारी चाहिए, तभी आप राज्य चला पाओगे, उपाधियों से कभी राज्य नहीं चलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। इन सभी राज्यों में उत्पादक कौन है, किसान हो गए, पशुपालक हो गए, कारीगर हो गए, उनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन में कर हो गया, एक तरह से टैक्स हो गया। किसान क्या देगा आपको, किसान देगा क्या, अनाज देगा। पशुपालक क्या देंगे आपको, मवेशी प्रोवाइड करेंगे, घोड़े प्रोवाइड करेंगे, हाथी प्रोवाइड करेंगे। कारीगर क्या प्रोवाइड करेंगे, कारीगर घर बनाएंगे, आपके महल बनाएंगे। तो ये सब क्या है, संसाधन ही तो है। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था। या तो आप मर्जी से दीजिए, नहीं तो आपको जबरदस्ती उनसे ये सब कुछ लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, तो ये लगान लिया जाता था उनसे, ठीक है। 400 कर, देख रहे हो आप, मतलब तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश हैं उनके अभिलेखों में विभिन्न किस्म करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले। मतलब 400 से ज्यादा कर लगा रखे थे इन्होंने, चोल वालों ने। ये जो है तमिलनाडु वाला ये जो एरिया यहाँ पे मैंने चोल बताया था ना, इन्होंने 400 से ज्यादा कर लगा रखे थे उस समय। आप सोचिए, सबसे ज्यादा जो उल्लिखित कर है वो है बेट्टी,
जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व। दो तरह के कर है बच्चों, ये याद रखना। आप पूछ लेगा कि बेटी कर जो था वो तमिलनाडु में जो लगाया जाता था वो उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि आप तरह से एक तरह से बेगार कराई जाती थी, मतलब आपसे काम भी कराया जाएगा और आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बेगार। ठीक है, दासों से जो काम कराए जाते थे। दूसरा जो था वो था कदमाई। कदमाई का मतलब होता था भू राजस्व, यानी जमीन के बदले में आपको ये बोला जाता था कि ये पूरी जमीन जिस पर किसान खेती कर रहा है ये राजा की है, और आप चूंकि इस पर खेती कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते थे, कदमाई। और मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, आप सोच रहे हो मकान पे आपको छत डालनी है, छाजन डालनी है, उसके लिए भी कर देना पड़ रहा था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का जो इस्तेमाल, उस पे भी कर। सोच रहे हो किस तरह के कर लग रहे हैं। आप 400 कर लगा रखे थे उस समय पर, मतलब खजूर के पेड़ पर, क्योंकि तमिलनाडु में और उस समय आप जानते हो वहां पर खजूर के और ताड़ के पेड़ होते हैं, तो उस साइड में उन पेड़ों पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी लगाओगे तो सीढ़ी का भी कर देना पड़ेगा। पारंपरिक संपत्ति, उसका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी लगने वाला कर। आपकी जो परिवार की संपत्ति है, आपके बाप दादा की संपत्ति है, वो आपके नाम पे आएगी, आपको मिलेगी, उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो इस तरह करके उस टाइम पे जो चोल राजा थे उन्होंने 400 से ज्यादा कर लगा रखे थे। तो आप देख सकते हो कि कितने से ज्यादा कर लगा रखे थे। ये संसाधन जो थे वो राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। अब कर लगाए क्यों जाते थे, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कर क्यों लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं ताकि हमारे शासन पद्धति, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। आज भी तो यही होता है, आज भी तो सरकार हम पे टैक्स लगाती है, जीएसटी टैक्स, आप कोई भी चीज खरीदोगे उस पर टैक्स, आप कुछ पैसे कमा रहे हो तो इनकम टैक्स, आप कोई व्यापार कर रहे हो तो व्यापार पे भी टैक्स देना है, आपको हर जगह टैक्स देना ही है। तो ये टैक्स क्यों लगाता है, क्योंकि सरकार टैक्स से क्या करती है, आमदनी होती है सरकार की, और उन टैक्स के पैसों को सरकार हमारे कल्याण के लिए खर्च करती है। तो वही उस समय पे होता था। ये संसाधन जो थे वो राजा की व्यवस्था का क्या बनते थे, वित्तीय आधार बनते थे। जब पैसा ही नहीं होगा तो राजा का आएगा और सरकार का आएगी। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। और साथ ही साथ ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होता था, दुर्गों के निर्माण में। किले बनाए जाते थे, बड़े बड़े मजबूत किले जो आप देखते हो पुराने समय में बनाए, वो पैसे से तो बने हैं। मंदिरों से मंदिर भी बनते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। और ये पैसा था, ये जो है वो लूट की शक्ल में, मतलब युद्ध लड़ने के लिए भी काम आता था पैसा, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिए और सेना को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो युद्ध लड़ने के लिए पैसा यूज होता था। और उस युद्ध में मान लो आप जीत गए तो वहां पे क्या करोगे, आप लूटपाट करते थे लोग, तो लूटपाट करते थे तो उससे भी धन मिलता था। और मान लो किसी आपने कोई एक इंपॉर्टेंट रूट है, जैसे सिल्क रूट है, व्यापार का मार्ग है, उस पर अगर कब्जा कर लिया, या फिर कोई नदी है उससे जाने वाला मार्ग है उस पर कब्जा कर लिया, तो उससे भी क्या मिलेगा, आपको कर मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए ये संसाधन क्या होते थे, आपके प्रयोग होते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ओहदे पे होते थे। होता क्या था कि जो राजस्व वसूली, आप जानते हो टैक्स को जो वसूल करने का काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये पैसे से जुड़ी हुई बात है। तो टैक्स जो वसूलेगा वो उसके लिए जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो हमेशा किससे किए जाते थे, जो प्रभावशाली परिवार थे, मतलब जिन परिवारों के पास में लठ का जोर मान लीजिए या फिर पैसे का जोर मान लीजिए, आदमियों का जोर मान लीजिए, जो एक तरह से वसूल कर सके, वो लोग होते थे, उनको ही ये काम दिया जाता था, यानी प्रभावशाली परिवार। और ये जो पद थे ये वंशानुगत होते थे, जैसे उसका बाप हो जाएगा, उसके बाप के बाद उसका बेटा हो जाएगा, फिर बेटे के बाद उसका बेटा हो जाएगा, ये वंशानुगत होते थे। और जैसे सेना के जो मंत्री होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, सेना में जो ओहदे होते थे, सेनापति होते थे, ये भी क्या होते थे, राजा के जो आसपास के चचेरा भाई हो गया या फिर कोई परिवार वाला हो गया, ममेरा भाई हो गया, साला हो गया, जीजा हो गया, ऐसे लोगों को ये अपने पद पे रखते थे, इन पदों पे, सेनापति और इन बड़े बड़े पदों पे। और ये भी क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था, तो आप बता ही सकते हो प्रशासन का यह स्वरूप किस तरह से भिन्न है। क्योंकि आजकल जो राजस्व की वसूली है वो सरकार करती है, सरकारी कर्मचारी करते हैं, ये वंशानुगत नहीं है। ना ही आपके जो सेना पे जो मेन जो आपके पद हैं सेना के, वो भी वंशानुगत नहीं है। और राजा के कोई, आजकल तो कोई राजा का मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कोई निकट संबंधी इन पदों पर आजकल तो नहीं बैठ सकता। तो ये हुई प्रशासन की बात। अब हम बात करते हैं प्रशस्ति और भूमि अनुदान। तो प्रशस्ति आपको मैं पिछली क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ। प्रशस्ति क्या होती है कि किसी के गुणगान में, किसी की बड़ाई में, कोई भी राजा है
वो क्या करते थे, जैसे ब्राह्मणों को अपने पास रखते थे, ठीक है, कवि चारणों को अपने पास रखते थे, उनको क्या करते थे, वो कुछ पैसा देते थे। अब जब किसी को आप पैसा दोगे तो वो आपकी तो क्या करेगा, बड़ाई करेगा। तो वो राजा की क्या करते थे, बड़ाई करते थे, बढ़ चढ़ के राजा के बारे में लिखते थे, राजा इतना बड़ा है, राजा इतना बड़ा योद्धा था, ये सूरवीर था, राजा ने इतने युद्ध जीते, राजा ने वहां कब्जा किया, राजा ने ये मंदिर बनवाया, राजा ने यहाँ दान दिया। तो ये सब क्या होती थी, प्रशस्तियां होती थी। वो कौन करते थे, इनका गुणगान करते थे ब्राह्मण, कवि, चारण, ये जो लोग थे। और भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को क्या करते थे ये लोग, भूमि भी अनुदान देते थे, मतलब भूमि भी दान में दे देते थे। तो ऐसा ही लिखा है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं हो सकते। कोई जरूरी नहीं होता कि प्रशस्ति में कोई भी चीज लिखी है वो सत्य होगी। आप ऑब्वियस सी बात है, किसी को अगर पैसा दे रहे हो, किसी को आप भूमि अनुदान दे रहे हो, ब्राह्मणों को आप दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो, वो आपकी तो बड़ाई करेगा ही और बड़ा चढ़ा के करेगा। तो आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो चीज लिखी हुई है ये सत्य है या झूठ है। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि इनसे ये पता चल जाता है कि वो राजा को कैसा दिखना पसंद है अपने आप को, वो अपनी बड़ाई कितना लिखवा रहा है। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ऐसा दिखवाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे, मदद करते थे। जैसे नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ाई होगा, पिछली क्लास में जो क्लास 6 की हमने जो सीरीज खत्म की है हिस्ट्री की, आप उसमें देखिएगा, मैंने आपको समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बताया। उसमें अपने आपको समुद्रगुप्त ने एकदम यहाँ तक मैंने कब्जा कर लिया, पूरा ये एरिया, पश्चिम में यहाँ तक, पूर्व में यहाँ तक, दक्षिण जीत लिया, ये सब उसने समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति में लिखवाया था। अब हम बात करने जा रहे हैं नागभट्ट की। तो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। यानी कि ये नागभट्ट हैं जो कि प्रतिहार नरेश हैं, यानी प्रतिहारों के राजा हैं, उन्हों की ये की प्रशस्ति मिली है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। उसमें इसके बारे में क्या बताया गया, देखो। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो कितनी बड़ाई कर दी, यानी कि वो राजकुमार हैं और आंध्रा, सिंध, महाराष्ट्र और कलिंग, उड़ीसा का पूरा हिस्सा उनके सामने क्या हो गया, एक तरह से नतमस्तक हो गया, धराशायी हो गया। तो ये क्या एक तरह से उपलब्धि है, प्रशस्ति है, ये बड़ाई की गई है। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया और उन्होंने कन्नौज के शासक को भी जीत लिया था। ठीक है बच्चों, कन्नौज आप देख लेना, कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आएगा। ये देखो यहाँ पे आप बता सकते हो कन्नौज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कन्नौज जो आप देख रहे हो ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रयाग, बनारस, कन्नौज, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा क्यों, बताना आप कमेंट सेक्शन में। देखो बच्चों, उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुर्क, तुर्क, बस, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो ये क्या प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ये इस तरह के जो ताम्र आप देख रहे हैं, इस पे ये क्या था, भूमि अनुदान, भूमि अनुदान था जो कि ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था। ठीक है, ठीक, ये इस तरह से इस पे लिख दिया गया और यहाँ पे ये सरकारी मोहर लगा दी जाती थी। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ठीक है बच्चों, भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल का एक अंश है, तमिल भाग का एक अंश है जो चोलों ने दिया था। ठीक है, तो अब ये बात कर रहे हैं कि भूमि अनुदान जब देते थे तो भूमि के साथ साथ क्या मिलता था। देखो, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। यानी कि कोई भूमि है उस पर मेड़ बना दी चारों तरफ। मेड़ आप जानते ही होंगे, अगर आप किसान परिवार से हैं तो खेत के चारों तरफ जो ऊंची ऊंची मेड़ बना देते हैं मिट्टी की, वो मेड़ हो जाती है पानी को रोकने के लिए। साथ ही कांटेदार झाड़ियां, कांटे की झाड़ियां लगा दी हैं, उससे भूमि की सीमाएं चिन्हित कर दी हैं कि ये हमारी भूमि है। इस भूमि पर ये चीजें क्या क्या चीजें, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ हैं, कुएं हैं, खुली जगह है, चारागाह और एक गांव भी है। बौबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो आप देख रहे हो कि भूमि के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है। यह है भूमि अनुदान। मतलब भूमि अनुदान के साथ साथ आपको क्या क्या मिलता था उन ब्राह्मणों को, उन लोगों को जो उस टाइम पे इनको दिया जाता था। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे क्या कर सकता है, कर वसूली कर सकता है।
वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्मानों के तौर पर लगाए गए कर भी वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी ना तो बर्बाद हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे उसको कितने सारे कर लेने की भी परमिशन मिल जा रही है, अनुमति मिल जा रही है, इन ताम्र पत्रों की हेल्प से, इन भूमि अनुदान, इन प्रशस्तियों की हेल्प से, प्रशस्तियों के बदले में मिलने वाले अनुदानों की मदद से। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। मतलब कश्मीर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में किस रचनाकार ने लिखा है, तो कलहड़ ने लिखा है, जो कि 12वीं शताब्दी में, और एक संस्कृत महाकाव्य लिखा है। इसमें यही सब बताए गए। प्रशस्तियों के लेखकों से ये भिन्न यह अक्सर शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। तो इसमें मेन अंतर ये है बच्चों कि अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, वो प्रशस्तियों के तौर पे लिखी गई हैं, मतलब राजाओं की बड़ाई करी गई है। लेकिन यही एक ऐसा ग्रंथ है जो पहली बार स्टार्ट हुआ 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में, और उसमें क्या दिखाया गया, आलोचनात्मक, यानी आलोचना की गई है, लोगों पे कटु आलोचना की गई है राजाओं के बारे में। ये प्रशस्तियों से क्या है, अलग है, जिसे किसने लिखा, कलहड़ ने। ठीक है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। आपने देखा ही था कि राष्ट्रकूशों का शासन कहाँ था, चोलों का शासन कहाँ है, प्रतिहार, आपके गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर हैं, आपके चौहान के दर हैं, ठीक है, चालुक्य कहाँ हैं, तो ये सब राष्ट्रकूट कहाँ है। तो ये सब क्या है कि कोई क्षेत्र विशेष पे इन सबका शासन है, लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों पर भी क्या करना चाहते थे, नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। मैंने आपसे भी बताया था ना कि कन्नौज जो है ना वो सबको चाहिए था, क्योंकि ये गंगा घाटी में है कन्नौज नगर। ठीक। गुर्जर हुए, आपके गुर्जर प्रतिहार हुए, राष्ट्रकूट हुए, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। देखिए आप यहाँ पे देखिए मैप में, ये है आपका कन्नौज वाला क्षेत्र। ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये भी इधर से अटैक करते रहे, ये भी इधर से करते रहे जो पाल वाले थे, और जो आपके राष्ट्रकूट हैं ये भी इधर से अटैक करते रहे। तो इस क्षेत्र को पाने के लिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको आपको पाना था लोगों को, तो इस क्षेत्र को पाने के लिए ये पालों ने भी लड़ाई जारी रखी, गुर्जर प्रतिहारों ने भी लड़ाई जारी रखी, और ये भी। तो तीनों तरफ से आप देख रहे हो, पाल भी अटैक कर रहे हैं, इस क्षेत्र पे पाना चाह रहे हैं, अपना कब्जा रखना चाह रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार भी चाह रहे हैं और राष्ट्रकूट भी चाह रहे हैं। तो तीनों एरिया, जो तीनों जो शासक हैं, तीनों जो आपके राजवंश हैं, तीनों क्या करना चाह रहे थे, इस पे अपना स्थापित, यानी कि अपना एक तरह से आप कह सकते हो आधिपत्य करना चाह रहे हैं, अपना एक तरह से शासन स्थापित करना चाह रहे हैं। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा कैसे की है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसको क्या नाम दिया गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आप याद रखोगे कौन थे बच्चों, गुर्जर प्रतिहार, बताइए आप जरा, गुर्जर प्रतिहार, और आपके हो गए पाल, ठीक है, पाल और राष्ट्रकूट। ये आप याद रखना बच्चों, पूछ सकता है एग्जाम में, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। आप आगे देखोगे कि जो शासक हैं उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक, दुर्गों का निर्माण तो कराते थे वो अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी अलावा वो मंदिरों का भी निर्माण कराया गया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए, ठीक है, भव्य मंदिर बनाए गए, इससे कि अपनी सत्ता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इसलिए जब भी एक दूसरे पर आक्रमण करते थे राज्यों पर, तो सबसे ज्यादा मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो इसलिए क्या होता है बच्चों कि जब वो शासक एक दूसरे के उस पर अटैक करते थे राज्य पे, तो मंदिरों पे भी कब्जा, मंदिरों पर क्या करते थे, ज्यादा लूटपाट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मंदिरों में क्या है, संपत्ति है, मंदिरों में क्या रहती थी, खजाने रहते थे, संपत्ति रहती थी। आपने वो सुना होगा ना, सुल्तान महमूद गजनबी था, गजनबी, वो सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया था बहुत बार,
सोमनाथ के मंदिर से मतलब बहुत पैसा लेके गया था, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर गुजरात का जो था वो बहुत ही ज़्यादा वैभवशाली था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा था। ये आई गई इसमें बात। देखिए यहाँ पे जो अफगानिस्तान की गजनी है का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 970 में से लेके 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग यानी ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। यानी ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पे देखिए आप मैप में आपको बता देता हूँ, मैप से थोड़ा सा ठीक रहता है। यानी कि ईरान कहीं यहाँ पे इधर कहीं होगा और इसका जो पश्चिमी एशिया भाग है इस एरिया तक यहाँ पे क्या किया उन्होंने अपना कब्जा कर रखे रखा इन्होंने, किसने? सुल्तान महमूद ने। ठीक, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। वो पश्चिम की साइड से क्या करता था? इधर से हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी क्या था? शामिल था। महमूद जो धन उठा के ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, तो महमूद ने जो यहाँ से जीत के लेके गया था धन, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसमें खर्च किया? गजनी में वैभवशाली राजधानी बनाने में। तो आप देख सकते हो कि मंदिरों से लूटपाट का ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। किसने लूटपाट की? सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम दिया। तो ये सुल्तान महमूद जो था, ये जो उसके द्वारा जीते गए जो एरिया होते थे उसके बारे में भी वो बहुत कुछ लोगों से उन लोगों के बारे में जानना चाहता था। उसने क्या रखा? एक अल बिरूनी, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ लेंगे कि अल बिरूनी किसके शासनकाल का विद्वान था? तो सुल्तान महमूद के राज्य में था। ठीक है, उसने इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम दिया और अरबी में लिखी गई उसकी कृति, ये पूछ लेंगे कि अल हिंद किसने लिखी है? अल हिंद किस भाषा में? अरबी में है। और किसने लिखी है? अल बिरूनी ने। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल इससे याद हो जाएगा ना, अल हिंद अल बिरूनी अरबी में। अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से क्या किया? परामर्श किया। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक, ये तो आप जानते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। अब हम बात करेंगे चाहमानों की, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को जिसने हराया था 1191 में, अजमेर का शासक था। तो ये जो चौहान है, ये रही यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र इंद्रप्रस्थ, ये देख रहे हो, यहाँ पे इनका शासक था जनरली। तो यही बात कर रहे हैं कि वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। जब वो इधर की तरफ बढ़े पूर्व की तरफ, तो राजस्थान से पूर्व में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा, यूपी। तो यूपी में किससे लड़ना पड़ा उनको? यूपी में लड़ना पड़ा गहड़वालों से। ठीक है, इन चौहानों को तो गहड़वालों से टक्कर ली उन्होंने यूपी में। और जब वो पश्चिम की साइड गए तो यहाँ गुजरात मिला, गुजरात में उनको चालुक्यों से लड़ना पड़ा। ठीक है, चालुक्यों से। तो चौहानों ने किससे टक्कर ली? चालुक्यों से गुजरात में। और अगर हम पूर्व की तरफ जब बढ़ेंगे तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उनके गहड़वालों से। चाहमानों का यानी चौहानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है वो है पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से लेकर 1192 तक के बीच में, जिन्होंने, इसी को पृथ्वीराज चौहान जिन्हें बोलते हैं, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक है उसको 1151 में तराइन के युद्ध में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में वो उसके हाथों हार गया। ये आपने कहानी सुनी होगी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान वाली। तो चोल राज्य, नजदीक से एक नजर डालते हैं चोल राज्य के ऊपर बच्चों। देखें, ये है चोल। ठीक है, ये इसकी सीमा है। ठीक है, चोल राज्य। ठीक, शुरुआत में जो था, तो चोल राज्य नजदीक से एक नजर देखो, ये है आपके उरैयर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? पहले हम बात करते हैं कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। ठीक है, कावेरी जो डेल्टा है उसमें, ये आपका कावेरी, ये नदी बह रही है और यहाँ पे कावेरी का डेल्टा बन रहा है। तो इस वाले भाग में कावेरी डेल्टा में मोटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की क्या थी? सत्ता थी। ठीक, एक मुखिया परिवार है, मोटरियार एरिया है कावेरी डेल्टा में, उसमें इनकी एक गांव में सत्ता है। ठीक है, यानी प्रभावशाली एक तरह से बोल सकते हो आप परिवार था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत मैंने बताया था ना आपको, सामंत थे। ये कांचीपुरम के जो पल्लव राजा हैं उनके क्या हैं? पल्लवों के ये क्या थे? सामंत, यानी पल्लवों के अंडर थे, काम करते थे।
अब उरैयार के जो चोल वंशी है प्राचीन मुखिया परिवार के जो विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। तो आपके जो मुट्टरियार थे, जो कावेरी डेल्टा में जो मुट्टरियार थे, वो जो मुखिया परिवार था, उनको हरा दिया किसने? जो चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार था एक उरैयार वाले, यानी उरैयार में यहाँ पे चोल वंश की तो स्थापना भी नहीं हुई, आप ऐसे कह सकते हो कि उरैयार में एक मुखिया परिवार था, उन्होंने कावेरी डेल्टा में जो मुट्टरियार परिवार था मुखिया परिवार, उसको हरा दिया। ठीक, और हरा के उस पे वहां पे अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने चोल वंश की नींव डाल दी और उन्होंने वहां पे तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। यहाँ पे तंजावुर जो शहर आप देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे तंजावुर शहर बसा दिया उन लोगों ने। ठीक है, ये तंजावुर का शहर बसा दिया। ठीक है, ये चोल वंश वालों ने। विजयालय के उत्तराधिकारी, विजयालय कौन है? वही चोल वंश का जो मुखिया परिवार का एक आदमी है विजयालय, उसके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने फिर क्या किया? पड़ोसी इलाकों को जीत लिया और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ा लिया। ठीक है, आसपास के राज्यों को भी जीत लिया और अपना शक्ति बढ़ाते गए। दक्षिण और उत्तर के जो पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। अब क्या किया कि दक्षिण साइड में आपके पांड्यन और उत्तर साइड में जो पल्लव है उनके भी इलाके धीरे धीरे इस राज्य का हिस्सा बनते चले गए, उनको भी जीत लिया। अब राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, उसने 985 में राजा बना। तो अब नाम याद रखना, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ये चोलों का शक्तिशाली राजा है जो कि 985 में बना। उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का क्या किया? विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। फिर राजराज का पुत्र आता है राजेंद्र प्रथम। क्या नाम है इसका? राजेंद्र प्रथम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अपनी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी क्या किया? उसने हमला किया। तो इसने मतलब आप देख रहे हो गंगा घाटी साइड तक जाने की कोशिश की है, श्रीलंका कितनी दूर है वहां तक जाने की कोशिश की और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उन पे भी हमला किया। और उसके लिए उसने क्या किया? जल सेना भी बनाई। अब जल सेना का पहली बार जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि चोल वंश के राजेंद्र प्रथम ने जल सेना भी बनाई। तो ये हुआ कि चोल वंश कैसे स्थापित में आया। अब बात करते हैं कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश के हैं उनके द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक तरह से चमत्कार है। आप ये देख रहे हो, ये मंदिर है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई है, ऊपर की तरफ देखोगे छत पतली होती जा रही है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। ये पत्थर की प्रतिमाएं कितनी सुंदर सुंदर बनाई हैं। एक तरह से नमूने हैं जो एक तरह से क्या बनाया है उस टाइम पे। आप ये कह सकते हो कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला मतलब बहुत ही अच्छा है मध्यकाल का। ये बन पाना बहुत डिफिकल्ट है। अभी हम मध्यकाल ही तो पढ़ रहे हैं। तो चोल मंदिर जो है वो अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हुए थे। ये क्वेश्चन आएगा अभी आपका इस चैप्टर में, तो इसको ढंग से पढ़िए कि जो चोल मंदिर थे वो अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। बस्तियों के ये क्या केंद्र बन गए? ये चोल मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र हो गए। शिल्प उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, पत्थरों की मूर्तियां बन रही हैं यहाँ पे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न है। इन मंदिरों के पास में क्या है? जो शासक है उन्होंने जमीन दान दे दी इनको मंदिरों के लिए, और कुछ अन्य लोग हैं उन्होंने भी अपनी भूमियां दान दे दी। ठीक, इस भूमि की जो उपज है वो उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। जैसे पुरोहित हो गए, मालाकार, बावर्ची, मेहतर मतलब जो सफाई करते हैं, इन सब, संगीतकार हो गए, नर्तक, इन सब का पेट पालने के लिए जो भूमि इनको दी गई थी मंदिरों को, उससे जो आपका लगान मिलती थी या उनसे जो पैदावार होती थी उससे क्या इनका खर्च चलता था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। यानी केवल पूजा आराधना नहीं हो रही, यहाँ पे आर्थिक लोगों की जरूरतें भी जुड़ी हुई हैं, लोग समाज भी बना हुआ है, समाज भी जुड़ा हुआ है, और संस्कृति तो है ही, सांस्कृतिक जीवन के ये केंद्र बन गए हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो जो मंदिर है उसके साथ जो शिल्पकार है वहां पे वो क्या काम कर रहे हैं? कांस्य की प्रतिमाएं भी बना रहे हैं। तो चोल टाइम की जो कांस्य की प्रतिमाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो चोल कांस्य प्रतिमाएं जो हैं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई, यानी भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये चोल वंश की है। जो कांसे की मूर्ति है चोल के टाइम की, वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है।
ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में। तो बच्चे चोलों की जो कई उपलब्धियां हैं वो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। हम चोल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चोल वंश की जो उपलब्धियां हैं वो कृषि में भी विकास कराया उन लोगों ने। उन्होंने कृषि पे ध्यान दिया, क्योंकि देखो कोई भी राजा है उसके लिए सबसे पहले शासन चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। पैसा कहां से मिलेगा? जब आपको जो कर दे रहे हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो लोग संपन्न होंगे। वो संपन्न कब होंगे? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन थे? किसान थे। सबसे ज्यादा क्या होती थी? खेती होती थी उस समय पे। तो अगर किसान संपन्न होगा तो वो आपको क्या देगा? कर देगा। कर देगा तो आप संपन्न बनेंगे, आपका राज्य संपन्न होगा। तो चोलों ने क्या किया? कृषि पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि खेती को आप उपजाऊ बनाओ, या फिर बोल सकते हो आप खेती से पैदावार बढ़ाओ। खेती से आप पैदावार बढ़ाओगे, किसान संपन्न होंगे, तो आपका राज्य अपने आप संपन्न होगा। तो हुआ यही कि उन्होंने खेती के लिए सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंचाई, तो उन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया। तो मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये ऐसे आपने देखा ना, कावेरी नदी इधर बंगाली खाड़ी में गिर रही है, तो ऐसे छोटी छोटी क्या है, शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे ये जो डेल्टा बनता है, आप तो जानते हैं डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो यहाँ पे जो हो रही है वो किसकी खेती हो रही है? चावल की। क्योंकि यहाँ पे एक तो उपजाऊ जमीन है, और एक यहाँ पे जो आपके लिए आर्द्रता चाहिए वो भी यहाँ पे जो पानी है उसकी वजह से मिल जाती थी। हालांकि हम अगर तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके पर बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई है। यानी 5वीं और 6ठी सॉरी 5वीं और जो 6ठी सदी है उसमें आकर ही इस इलाके पर बड़े पैमाने पर खेती शुरुआत हो पाई है। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था। मतलब ऑब्वियस बात है कि कुछ इलाके ऐसे होंगे, मतलब जिस जगह पे खेती बहुत पहले से स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे भी क्या है, जंगल है, तो जंगलों को आपको साफ करना पड़ेगा। कर्तन और दहन पद्धति आप जानते होंगे। कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना है। कहीं पे जमीन में आपकी मान लो समतल नहीं है, पठारी जमीन है, पहाड़ी जमीन है, तो उस पर भी जमीन को भी समतल किया जाएगा। और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। तो डेल्टा क्षेत्रों में क्या है, बाढ़ आती है। आप जानते हैं डेल्टा क्षेत्र किसके नजदीक होता है? जहाँ पे नदी दूसरी बड़ी जल शाखा में मिल जाती है, मतलब बड़े जलाशयों में मिल जाती है, वहां पे डेल्टा बनते हैं, तो वहां पे बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बाढ़ को रोकने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं? तटबंध बनाए जाते हैं। ठीक है, और पानी को बांध बनाए जाते हैं। इस तरह से पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी क्या होती थी? उगाई जाती थी। ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पानी को इकट्ठा करने के लिए, सिंचाई के लिए बनाया गया है। ये 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। ऐसे हौज बनाए जाते थे और उनसे जो है पानी के प्रवाह को क्या किया जाता था? नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। तो आप देख रहे हो सिंचाई की कितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है तमिलनाडु में। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। ठीक है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई अन्य पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में जैसे कुएं खोदे गए, जहां पे पानी नहीं था वहां पे क्या कर दिया गया? कुएं खोद दिए गए, तो कुओं से कृत्रिम सिंचाई की गई। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि सिंचाई का काम एक योजनाबद्ध काम है। आप जानते हैं कहीं पे भी जो नहर होती है, जैसे इंदिरा गांधी नहर आई थी राजस्थान, इसके लिए बहुत बड़ी एक योजना चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत श्रम चाहिए, बहुत लोगों की मेहनत चाहिए, बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं। तो वही बताया कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम चाहिए, श्रम और संसाधनों को क्या व्यवस्थित करना होता है। इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। अब आपके पास ये नहीं है, अब पानी के बंटवारे पर भी लड़ाई होती है। आप देखते हो कावेरी नदी जल विवाद है, इधर सिंधु नदी जल विवाद है, इधर तीस्ता जल नदी विवाद है, कितने सारे तो जल विवाद चल रहे हैं हर जगह के साथ में। तो पानी के बंटवारे में विवाद हो जाता है फिर बाद में। तो इसके लिए भी क्या एक योजना बनानी पड़ती है। ज्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से क्या दिखाई है? दिलचस्पी दिखाई है। ठीक है, शासकों ने भी और जो आपके गांव में रहने वाले लोग थे उन्होंने इन गतिविधियों में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें पता था कि देखो सिंचाई अगर अच्छी होगी तभी आपकी खेती अच्छी होगी, तभी गांव संपन्न होंगे। इसलिए सब लोग इन पर ध्यान देते थे उस समय। अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। उसी तरह चोल वाला की बात कर रहे हैं,
तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किसानों की बस्तियों को चोल शासन में क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था बच्चों? उर कहा जाता था। उर उर क्या कहलाती थी? किसानों की बस्तियां। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। ये जब जैसे सिंचित खेती होगी तो जो किसानों की बस्तियां जिनको हम उर कहते हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चों? समृद्ध हो जाएंगी, क्योंकि जब खेती अच्छी होगी तो इन ऑब्वियस सी बात है पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो उससे वो जो गांव थे वो क्या हो गए थे? संपन्न हो गए थे। इस तरह के गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। अब ऐसे जो गांव हैं, जो संपन्न गांव हैं, जो गांव की बस्ती किसानों की बस्तियां उर बनी और उरों के समूह कहलाए गए नाडू। अब ये जो ग्राम परिषद और नाडू हैं वो न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ये जो नाडू थे और जो ग्राम परिषद थे इनका काम था वहां पे न्याय करने का और कर वसूलने का। अब बेललाल जाति ये याद रखना, बेललाल जाति के जो धनी किसान हैं उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। मतलब नाडू का जो काम था, नाडू का काम क्या था? कर वसूलने का या न्याय करने का या प्रशासकीय कार्य करने का। अब ये काम जनरली करता कौन था उस समय? बेललाल जाति के धनी किसान, क्योंकि उनके पास जमीन आपको पता ही है ना, मैंने बताया ना, प्रभावशाली जो परिवार होंगे, प्रभावशाली जो किसान होंगे वही काम करेंगे कर वाला, राजा उन्हीं को देते थे। तो यहाँ पे किसको दिया जाता था? बेललाल जाति के धनी किसानों को। उनमें से जो कई धनी भूस्वामी है उनको चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद बेलन यानी तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला पेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। ये आप याद रखना, मोवेंद बेलन और अरैयार, इनको क्या दी जाती थी? उपाधियां दी जाती थी। तो इनके मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन बगाई, ये देखो बच्चों क्या है कि आते नहीं है लेकिन एग्जाम में आ गए तो कोई गारंटी नहीं है, तो इनको एक बार देख लेना। बेलन बगाई का मतलब होता है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण नहीं है, यानी ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि अलग है, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बोला जाता है बेलन बगाई। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को देना, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या हो गई? ब्रह्मदेय। साला भोग यानी साला भोग, साला पाठशाला तो वही, तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, वो गई साला भोग। देवदान, देव मतलब देवताओं के लिए दान यानी मंदिर को, और तिरुन मटुकनी यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम ये हो गई जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। आप कैसे भी करो, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आप कैसे भी अपनी ट्रिक बना लीजिए। तो हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। तो कावेरी घाटी जो क्षेत्र है और जो आपका दक्षिण भारत है उसमें क्या हुआ? बहुत सारे जो ब्राह्मण है उनकी बस्तियां क्या हुई? अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो ये जो ब्रह्मदेह है, ब्रह्मदेह क्या है? जो ब्राह्मणों को दी गई उपहार में जो भूमि है इसकी देखरेख कौन करते थे? ब्राह्मणों की एक ब्राह्मण जो भूस्वामी थे उनकी एक सभा करती थी, ठीक है। ये सभाएं बहुत ही कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो जो नगरम, ये नगरम जो है वो क्या कहलाएगा? जो नगर के जो व्यापारी हैं उनके जो ग्रुप हैं वो कहलाएंगे नगरम। और ब्राह्मणों की सभाएं ब्रह्मदेव की जो जमीन है उसकी देखभाल करती हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? प्रशासनिक कार्य का प्रशासन हो रहा है, मतलब संचालन हो रहा है। अब तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज हो गए, बाग बगीचे हो गए, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। अब जो ये सभा है ब्राह्मणों की, इसमें बहुत सारी समितियां बना दी, हर समिति का काम अलग अलग दे दिया। जैसे कामकाज सिंचाई का अलग दे दिया, बाग बगीचों की देखरेख का काम किसी और को दे दिया, मंदिरों की देखरेख का काम किसी और समिति को दे दिया। अब इन समितियों की जो सदस्यता है उसके लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दी जाती थी। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब एक तरह से लॉटरी सिस्टम कह सकते हो आप, कि जिसको इसकी सदस्यता चाहिए समिति की, वो कोई योग्यता भोग्यता कुछ नहीं है, इसमें लेना देना उससे कुछ नहीं है। आपके नाम एक पद उस पर लिख देंगे टिकट पे, उसको मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे, एक बच्चे से टिकट उठवाएंगे, जिसका नाम आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? सदस्य हो जाएगा। तो इस तरह से सदस्यों का चुनाव होता था।
अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। अब ये क्या है कि सदस्यता के लिए योग्यता है, जैसे भी कहते हैं ना प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे उस सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोग हैं उनको ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए जहां से क्या वसूला जाता हो, भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेदों का ज्ञान मतलब वही ब्राह्मण वाली बात आ गई, यानी ब्राह्मण ही बन पाएगा। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यानी अगर आप पिछले 3 साल में किसी भी एक समिति के सदस्य रहे तो आप अब अगली समिति का सदस्य नहीं बन पाएंगे। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आप देख रहे हो कितना अच्छा वो है कि अगर आपके संपत्ति और अगर आपने खाते जमा नहीं कराए, आपने ये नहीं बताया कि आपके पास कितना पैसा है क्या नहीं है, टैक्स जमा नहीं किया, तो आप भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कितना अच्छा आपका सिस्टम था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम में से एक उद्धरण, ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये कह रहे हैं कि जो अभिलेख हैं उनमें ये तो पता चल जाता है कि राजाओं का साधन कैसा चलता था, क्या प्रशासन था, जो शक्ति संपन्न लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन इन अभिलेखों में आम जनता के बारे में, स्पेशली जैसे औरतों के बारे में या पुरुषों का जीवन कैसा था, साधारण मर्दों का जीवन कैसा था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। क्योंकि आप जानते हैं, देखो अभिलेख कौन लिखवाता था, जो प्रभावशाली लोग थे वही अभिलेख लिखाए जाते थे, कोई नॉर्मल आदमी के तो अभिलेख लिखे नहीं जाएंगे। तो इसलिए इन थोड़ा सा जानकारी इन लोगों के बारे में कम मिलती है जो आम जनता है। तो एक अभिलेख मिला है 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है, पेरिया पूर्णम, उससे एक उदाहरण है कि अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेललाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। मतलब छोटी छोटी झोंपड़ियों में एक पुलाया, एक नाम दिया गया, एक समूह है जिसको ब्राह्मण और बेललाल आपको जाने धनिक प्रजाति के किसान थे, वो अपने समाज से उनको बाहर कर रखा था पुलाया लोगों को। तो पुलाया एक छोटा सा क्या है, लोगों का एक समूह है जिसमें ओछे किस्म के मतलब छोटे किस्म के खेतीहर मजदूर, जिनके पास खेती बहुत कम है, छोटी जमीनें हैं या फिर दूसरे खेतों में मजदूरी करते हैं, वो लोग रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोंपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये क्या वर्णन किया गया है, एक छोटी जो किस्म के छोटी जो उस टाइम पे जो लोग मानते थे, एक तरह से उनको अपने समाज से बाहर कर रखा था, जो चमड़े का काम करते थे, जो आपके एक तरह से ढोल बजाने का ये सब जो छोटे मोटे काम करते थे, उन लोगों के बारे में एक वर्णन है। ठीक है, तो ये सब हो जाता है हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त। इसमें थोड़ा सा उसी टाइम के बारे में तांग वंश है, एक चीन का, तांग वंश की युग का चीन है, मतलब तांग वंश मतलब चीन में जैसे हमारे यहाँ चोल वंश आया, ऐसे ही चीन में क्या था, तांग वंश था उस समय पे, जो हम 700 से लेके 1700 शताब्दी की बात कर रहे हैं, 1200 की। तो इसी में इसके बारे में दिया है कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं तक सत्ता में रहा। इनकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, यानी परीक्षा के माध्यम से नौकरशाही मिलती थी वहां पे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक, आप देख लो 1911 तक चलती रही अधिकारियों का चयन की यह व्यवस्था। लेकिन भारत में तो आप जानते हैं कैसे प्रशासन और अधिकारी उस समय नियुक्त होते थे, अभी मैंने आपको बताया ही है, जो प्रभावशाली लोग थे उनको दे दिया करते थे ये काम। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब
इनका मिलान करिए आप। गुर्जर प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान। पाल, पाल को आप बोल सकते हो बंगाल। राष्ट्रकूट, पश्चिमी दक्कन। और आपके चोल हो जाएंगे तमिलनाडु। ठीक है, मिलान हो गया। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे बताओ बच्चों? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता ही चुका हूं आपको। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें थी? मैंने बताई थी ना अभी, 35 से 70, भूस्वामी होना चाहिए, ये सब, उसके सगे संबंधी, वो सब अभी बताई थी, वो सब आप देख लीजिएगा। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे? दिल्ली और बताओ अजमेर। ठीक, ये हो गया। चौहान की बात हो रही है। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, ये आप बताइए जरा। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा था। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? क्या क्या किया था? वो यज्ञ कराया था ना, यज्ञ कराया था, हिरण्यगर्भ टाइप का जो यज्ञ कराया था। कुछ ने शस्त्र उठा लिए थे, इस तरह से राजवंश बन गए। तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? हमने बताया था आपको, हौज खास हौज बना के और इस तरह से नहर बना के, तटबंध बना के, वो सब हमने पढ़ा था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चोल मंदिरों के साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं? चोल मंदिरों के साथ साथ शिल्प गति, कांस्य की मूर्ति का वो होता था, मंदिर होते थे, वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, बहुत सारी गतिविधियां थी। ठीक है, संगीतकार थे, नर्तक थे, ये सब। ठीक, बागान के लिए ये सब लोग थे। तो ये सब हमने बात कर ली। जिस तरह के चुनाव पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं, उसमें उत्तरी अमेरिका के चुनाव किस तरह से अलग थे, ये सब बता सकते हो, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने चैप्टर आपको डिटेल में करा दिया है। देखो क्वेश्चन जो थे शॉर्ट वाले वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनका क्या है कि मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको। आंसर मैं आपको इसमें से ढूंढ के बता ही दूंगा कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर खुद भी कर सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि आपने कितना सीखा है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा देता हूँ। आगे हो सकता है कि हम जब ये चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे तो हम एक नई क्लास ले लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। अदरवाइज ये क्या है कि खुद से थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि बनी बनाई पकी पकाई खीर मिल जाती है तो खाने में उतना मजा नहीं आएगा। आपको बस रेसिपी बता दो, आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपना वीडियो हो गया खत्म, ये अपनी क्लास हो गई समाप्त। अगली क्लास होगी बड़ी इंटरेस्टिंग, जो कि होगी सुल्तानों के बारे में, दिल्ली के सुल्तान, और उसके बाद आएगा आपका मुगल साम्राज्य। बस यहाँ तक आप पढ़ोगे इसके बारे में क्लास में, क्योंकि मुगल साम्राज्य होते होते आपका वही 1750 तक का समय आ जाएगा। उसके बाद फिर इन सब के द्वारा जो मंदिर बनाए गए, शासन कैसे चलता था, धर्म में क्या क्या बदलाव हुए इतने समय में, वो सब पढ़ोगे। तो अगले 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, 2 या 3 4 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।